हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है, रिजिड बॉडीज़ क्या होती हैं, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, कैसे डिफॉर्मिंग फोर्स चेंज करता है किसी रिजिड बॉडी की शेप को, इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। तो कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाइए। मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो आज का हमारा हेडिंग हुआ डेट इज चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी। तो अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं इलास्टिसिटी के लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी, अब ये रिजिड बॉडी क्या है, जैसे आप जानते हो आपने जब हमको जब छोटी क्लासों में पढ़ाया था रिजिड बॉडी के बारे में कि रिजिड बॉडी यानी सॉलिड्स, तुम कहते हैं सॉलिड की शेप और साइज चेंज नहीं होती। तो रिजिड बॉडी कुछ वैसा ही टर्म है। रिजिड बॉडी का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जिसके सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के रिलेशन में अपनी पोजीशन को चेंज ना करें। अगर मैं उस पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं, क्या समझेंगे इस बात को। मान लो कि हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, सॉलिड है, ये रिजिड बॉडी है, मान लिया अगर मैंने रिजिड है, तो मैं रिजिड इसको कब बोलूँगा कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट से बनी है ये बॉडी। इन पार्टिकल्स में मैं क्या करूँ, एक फोर्स लगा दूँ, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा दूँ। इसी फोर्स को मैं बोलता हूँ डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलता हूँ बच्चों, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इन पार्टिकल्स पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा तो ये अपनी जगह से पोजीशन को चेंज करने चाहिए, खींचने चाहिए। लेकिन अगर ये पार्टिकल्स नहीं खींचते हैं, नहीं एक दूसरे से अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में कोई चेंज लेके नहीं आते हैं, तो ऐसी बॉडी को अपन कहते हैं रिजिड बॉडी। क्या कहते हैं बच्चों, रिजिड बॉडी। यानी हम बॉडी, अगर रिजिड बॉडी की डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बॉडी इज said to be rigid if its all constituents particles do not change their relative position on applying a deforming force, ठीक है। क्या होता है मैंने कि वो सभी बॉडी जिनके पार्टिकल्स एक दूसरे के रिलेशन में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं जब भी हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ऐसी बॉडी को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, रिजिड बॉडी। पर आपको जनरल मजे की बात ये है कि एक आइडियल कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है ये, आइडियल। पर सच में कोई भी बॉडी, रियल में कोई भी बॉडी रियल बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है। कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होती है। जो नियरेस्ट अप्रोच अगर देखें हम, नियरेस्ट अप्रोच टू रिजिड बॉडी कौन सी है बच्चों, वो है डायमंड। रिजिड बॉडी क्या है बच्चों, डायमंड। इसको हम कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी की तरह लगभग होता है, लेकिन 100% रिजिड बॉडी ये भी नहीं होती, ठीक है। तो एक्चुअल कंडीशन में क्या है कि कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जो जिसे हम रिजिड बॉडी बोल सकें। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है बच्चों, उस पर लगाई जब फोर्स तो वो उसके पार्टिकल एक दूसरे से डिस्प्लेस ना हो। आइए, तो अगर मैं ये कहता हूँ प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखें तो वहां पर कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रिलीज कर रहा हूं, ठीक है। कोई भी बॉडी कैसी नहीं होती बच्चों, रिजिड बॉडी नहीं होती, परफेक्टली क्लियर है। एक आइडियल कंसेप्ट है कि हाँ रिजिड बॉडी होगी तो ऐसी होगी, क्लियर है बात। अब ध्यान में, जब मैंने ये कहा आपको कि कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होती, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर अगर मैं फोर्स लगाऊं किसी बॉडी पर तो उसकी फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगी। यानी जब भी मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो उसकी फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो एक मैंने ये बॉडी ले ली, ठीक है, इस बॉडी पे मैंने लगाया फोर्स। कौन सा फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सा फोर्स होता है, जो हमने फोर्स लगाया एफ एक्सटर्नल। इस बॉडी को मैंने यहाँ ऐसे बांध के रखा हुआ है, ठीक है, और मैं इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ।
जब मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो इसमें कुछ चेंज आ जाएगा, इसकी शेप में चेंज आ जाएगा, शेप में चेंज आएगा, साइज भी चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटाता हूं तो ये बॉडी वापस अपनी पोजीशन में चली जाती है। यानी जब तक मैं इसमें फोर्स लगाए पकड़े रखा हूं इसको, मान लो कि ये अपने कोई बॉडी पकड़ ली, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींच के रखा है, अब जब तक मैं इसको खींच के रखे हुए हूं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही मैंने इसको छोड़ा ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चलेगी। ये एक प्रॉपर्टी होती है, एक टेंडेंसी होती है बॉडी को कि अपनी वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर ले। क्या बताया मैंने कि अगर मैं किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं तो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर उसकी बॉडी की शेप और साइज में चेंज हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटाता हूं तो वो वापस उनमें अपनी एक टेंडेंसी ऐसी होती है कि वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएं। अपनी बॉडी की जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उसे वापस आने की इस टेंडेंसी को ही क्या कहा जाता है बच्चों? इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं हम? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज व्हाट? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज द चेंज इन शेप एंड साइज। मतलब किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी कि इसमें होने वाले चेंज को वो क्या करे? अपोज करे। तो मैं इलास्टिसिटी की डेफिनेशन कैसे लिखता हूं बच्चों? मैं लिखता हूं इलास्टिसिटी की डेफिनेशन में क्या लिखता हूं? इलास्टिसिटी, तो हम लिखते हैं इसको इलास्टिसिटी द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू change to oppose the change in its shape and size। यानी किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी, वो टेंडेंसी जिसकी वजह से ये अपने आप में अपनी साइज और शेप में होने वाले चेंज को अपोज करती है, उससे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अच्छा, इसको और कैसे लिखेंगे हम? The tendency of a body to regain its original configuration after removing deforming force। क्या कि the tendency of a body to regain its original configuration after removing of deformation is known as elasticity। यानी ये क्या करता है? अपनी बॉडी में होने वाले चेंज को एक तो रोकने का काम करता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं अपन इलास्टिसिटी। दूसरा अपन ने क्या लिखा है कि किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, यानी जिस तरीके का पहला था उसी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, इसे इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे रबर को खींचो, रबर को छोड़ो, जो रबर होती है उसको अपन खींच लें और छोड़ दे, तो देखो वापस जैसे अपने फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, क्या हुआ उसके अंदर चेंज आया। पर जैसे अपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच गया, तो रबर इज इलास्टिक। ठीक है, तो इन दोनों डेफिनेशन की अपनी पोजीशन में चेंज नहीं आने दे, अपनी शेप में और साइज में चेंज नहीं आने दे, और इसमें क्या कहा मैंने कि अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर ले, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दूं। तो अगर मान लो हमारे पास दो मटेरियल है, एक स्टील और एक रबर, बढ़िया सवाल बनता है यहाँ पर, स्टील और रबर में हु इज मोर इलास्टिक? स्टील और रबर में हु इज मोर इलास्टिक? सवाल पूछा कि स्टील और रबर में ज़्यादा इलास्टिक कौन है? अरे सर इसमें क्या है, ये तो हम सबको पता है, रबर ज़्यादा इलास्टिक होती है, ज़्यादा खींचो तब भी वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती है। डेफिनेशन देखो क्या लिखा है? द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज अ चेंज इन शेप एंड साइज। बॉडी की वो टेंडेंसी, वो प्रॉपर्टी जिससे ये अपने शेप और साइज में होने वाले चेंज को अपोज करती है। कौन ज़्यादा अपोज करता है, स्टील या रबर? हाँ सर, अब तो इस हिसाब से तो आंसर स्टील सही है, स्टील ज़्यादा अपोज करती है। इसको देखो, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या कहता है कि बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जब इसमें सब रिमूवल फोर्स हटा देते हैं, जब डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर लेते हैं तो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आए।
तो आपको इससे ज़्यादा आंसर आता है रबर, दिमाग में आता है रबर अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती है, खींचा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, यदि छोड़ा वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, अप टू, जैसे मैं कहूँ कि अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। अब देखो मैं इस बात का मतलब क्या है, ये जो मैंने वर्ड जोड़ा है अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ध्यान दो। रबड़ खींचेंगे, जब रबर हम खींचेंगे तो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में जाएगी, स्टील भी जाएगी, और लेकिन उन दोनों में एक लिमिट है, दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। आपने स्टील में ऐसे फोर्स लगाया, हल्का सा फोर्स लगाया, छोड़ा, जूम करके तुरंत अपनी पोजीशन में आ गया, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, और अपोज भी ज़्यादा किया, ठीक है। लेकिन इसकी एक लिमिट होगी, लिमिट क्या होगी कि अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ, डिफॉर्मिंग फोर्स की भी एक लिमिट है, अगर ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया तो उसमें स्केल टेढ़ी हो जाएगी, स्टील वाली जो स्केल है वो टेढ़ी हो जाएगी और परमानेंट उसमें स्ट्रेन आ जाएगा। जबकि रबर में इलास्टिक रीजन ज़्यादा होने की वजह से, जब मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा तो आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो सीधी सी बात है, रबर जो है वो अपोज इतना नहीं करेगी जितना कौन करेगा, स्टील करेगा। दूसरा, इसकी भी एक लिमिट है, अगर अपनी लिमिट तक की बात की जाए, अगर एक लिमिट तक बात करी जाए तो दोनों ही कंडीशन में कौन ज़्यादा इलास्टिक होगा, स्टील ज़्यादा इलास्टिक होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, इलास्टिक कौन होगा ज़्यादा, स्टील होगी। तो इलास्टिसिटी क्या है, किसी प्रॉपर्टी, किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिससे अपनी जो ओरिजिनल शेप और साइज है उसको रिगेन कर ले, या फिर अपनी बॉडी में होने वाले शेप और साइज के चेंज को अपोज करे। ठीक है, फटाक से इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसको बिठा के, चलिए मैं मिटा रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, चलो अब देखिए, अब जो हमारा ये टॉपिक जो इलास्टिसिटी हम जो पढ़ रहे हैं, ये इलास्टिसिटी कैसे समझाएगी, क्यों होता है ऐसा, है ना। तो इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाएंगे जिसे एनसीईआरटी बताती है। एनसीईआरटी क्या बताती है हमको, एनसीईआरटी जो है वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को हमें कैसे समझाती है। उसके अनुसार क्या है कि ये जो देखो, आप क्या करते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स मान लेते हैं किसी मटेरियल के जो पार्टिकल्स हैं, वो ऐसे एक दूसरे के साथ ये जो स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर से बंधे रहते हैं। कैसे बंधे रहते हैं, एक स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर से बंधे हुए रहते हैं, इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, ये सब हमें एनसीईआरटी बताती है कि भाई ऐसा मान लिया कि भाई ये जो पार्टिकल्स हैं किसी मेटल के, ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर से बंधे रहते हैं। ये जो स्प्रिंग है, आप जानते हो कि स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, जैसे हम स्प्रिंग को अगर खींचें, पुल करें स्प्रिंग को, तो क्या होगा, आप देखोगे कि जैसे आपने खींचा, जैसे ही आपने फोर्स हटाया, वापस वो अपनी पोजीशन में पहुंच गई। यानी जो हमने फोर्स लगाया वो कौन सा फोर्स था, डिफोरिंग फोर्स था, और उस स्प्रिंग ने वापस अपने आप को अंदर खींच लिया। यानी स्प्रिंग के अंदर एक उल्टा फोर्स डेवलप हुआ, और वो जो उल्टा फोर्स है उसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। और हम जानते हैं फोर्स ऑफ स्प्रिंग क्या होता है बच्चों, माइनस के एक्स। आप जानते हो फोर्स ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, माइनस के एक्स। मान लो मैंने यहां पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो डिफॉर्मिंग फोर्स जब मैंने यहां लगाया तो इसके अंदर खींचने की वजह से स्प्रिंग में एक इस डायरेक्शन में एक उल्टा फोर्स डेवलप हो जाएगा, जिसे बोलेंगे एफ रिस्टोरिंग। क्या फोर्स बोलेंगे, एफ रिस्टोरिंग, यानी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स। यानी जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, ये अपने आप को, इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ था उसने इसको वापस खींच लिया। क्लियर है बात। अगर मैं इसको प्रेस करूं, स्प्रिंग ले लो और उसको करके प्रेस करो, छोड़ते ही क्या हो जाएगा, वो स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। इसका मतलब जब मैंने अंदर फोर्स लगाया तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर डेवलप हुआ, बाहर की तरफ। मैंने इधर रिस्टोरिंग फोर्स लगाया, एफ डिफॉर्मिंग इधर लगाया, तो इधर क्या, इधर की तरफ एक एफ रिस्टोरिंग डेवलप हो गया, जो कि नेचर में डिफॉर्मिंग फोर्स के कैसा है, अपोजिट है। कैसा है, अपोजिट फॉर्म में है। तो यानी एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, यही वो फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी की शेप और साइज में होने वाले चेंज को अपोज करता है, और इसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स।
अब मॉलिक्यूल्स के अंदर ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, यहाँ जो रिस्टोरिंग फोर्स है मॉलिक्यूल्स के अंदर, इसे हम कह सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ए वर्क्स एज रिस्टोरिंग फोर्स। किसकी तरह काम करता है? रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इसको वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाने को, अपनी बॉडी में होने वाले चेंज को अपोज करने में। क्लियर हुई बात? अब ध्यान दो, ये जो डिस्टेंस है दो पार्टिकल्स के या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसे हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। इंटर यानी इनके दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस से डिनोट करते हैं हम आर नॉट से। और उनके बीच में फोर्स लग रहा है, इस रिस्टोरिंग फोर्स को क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसके लिए मैं एनर्जी और आर यानी इसके जो डिस्टेंस में चेंज लेके आएंगे उसके बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनता है बच्चों? कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, इस तरीके से। और ये क्या है? ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट को आप देखो ध्यान से, इस पॉइंट को ध्यान से देखो। यहां पर ये वो पॉइंट है जहां मिनिमम एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है यहां पे? मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी लेवल। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि कोई भी बॉडी स्टेबल जब ही रहती है जब वो मिनिमम एनर्जी लेवल पर होती है। अब ये जो मिनिमम एनर्जी लेवल है ये कहाँ पे है? ये है बच्चों आपका आर नॉट पे, यहाँ। यानी ये जो पॉइंट है ये, इसे हम बोलेंगे आर नॉट। ये डिस्टेंस आर नॉट है, यानी जो अपनी आर नॉट यानी नॉर्मल पोजीशन में है, आर नॉट पे है, ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी लेवल पे है। हर बॉडी चाहती है कि मैं अपने आप को मिनिमम एनर्जी लेवल पे रखूं। आप भाग रहे हो तो आप सोचोगे कि मैं रुक जाऊं, आप रुके हो तो आप सोचोगे कि मैं बैठ जाऊं, आप बैठ गए तो आप कहोगे कि मैं लेट जाऊं। आप क्या कर रहे हो? मिनिमम एनर्जी लेवल को अचीव कर रहे हो। पानी ऊपर से नीचे गिरता है, मिनिमम एनर्जी लेवल को अचीव करता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो आर नॉट पोजिशन पे इसकी एनर्जी मिनिमम होती है। अब देखो, जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा, जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा क्या होगा? मेरा दबाने पे इसकी आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। आर नॉट की वैल्यू मतलब यहाँ आ गई, तो देखो इसकी एनर्जी बढ़ गई। ये देखो एनर्जी बढ़ गई। ये जो एनर्जी बढ़ गई इसका मतलब इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। क्या ये स्टेबल रह पाएगा? एनर्जी लेवल मिनिमम होना चाहिए, स्टेबल नहीं रहेगा। जैसे आप छोड़ोगे वापस वही पहुंच जाएगा अपनी मिनिमम लेवल पे। अगर मान लो मैं इसको खींच के बढ़ा दूं, आर की वैल्यू बढ़ा दूं, मान लो इधर आ जाऊं, तो यहाँ देखो यहाँ क्या जाएगा? फिर से एनर्जी ऊपर तक बढ़ गई। देखो ऊपर तरफ एनर्जी फिर से देखो बढ़ रही है। इधर जाने पे यानी कम करने पे भी एनर्जी बढ़ रही है, और ज़्यादा करने पर आर नॉट की वैल्यू ये भी बढ़ रही है। इसका मतलब एनर्जी मिनिमम कहाँ होगी? आर नॉट पे। यही वो कारण है जिसकी वजह से किसी बॉडी में इलास्टिसिटी आती है। अपनी बॉडी को, अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन को वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रखना चाहती है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिस्टोरिंग फोर्स। क्यों ऐसा होता है? अपने आप को स्टेबल रखने के लिए। क्लियर बात? तो दिस इज द फंक्शन, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये कैसे वर्क करता है, इलास्टिसिटी होती क्या है। आई होप आप क्लियर। आप फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इस डिस्टेंस को इंटरमॉलिक्यूलर और इसके अंदर जो फोर्स लगा उसको रिस्टोरिंग फोर्स, और ये फोर्स इसके लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। ये बात आपको इस स्प्रिंग में पढ़ाई जा चुकी है। क्लियर है? चलिए मिटाएं इसको। बहुत अच्छी बात है, चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अब देखिए इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू गेन इट्स ओरिजिनल शेप। यानी मैं अगर यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? रिस्टोरिंग फोर्स क्या लिखूंगा मैं इसकी डेफिनेशन? इट इज द फोर्स by which a body regain its original configuration
original configuration on removal of deforming force। अभी डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? वो फोर्स जो किसी बॉडी की शेप और साइज को चेंज करना चाहे, जो फोर्स अपन ने एक्सटर्नली लगाया है वो डिफॉर्मिंग फोर्स है। अब देखो एक वर्ड आता है हमारे इसमें, इस डिफॉर्मिंग फोर्स को, रिस्टोरिंग फोर्स को, कि कितना स्ट्रेन कितना स्ट्रेस आएगा, खींचेंगे तो कितना उसमें स्ट्रेस आएगा, कितना खींचने पे टूट सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, एक वर्ड पढ़ते हैं जिसका बोलते हैं स्ट्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे लेक्चर के लिए। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है, इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स। मैं भी आपको समझाऊंगा कैसे होता है। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि एक यहाँ पर आपने एक ऐसे रॉड ले ली, इसको यहाँ बांध दिया और यहाँ पर आपने एक फोर्स लगाया, फोर्स एक्सटर्नल, फोर्स एक्सटर्नल। जब आप इस पर फोर्स लगाओगे तो आप जानते हो इसके वर्टिकल से पलटकर एक उल्टा फोर्स लाइन, जिसे बोलेंगे फोर्स रिस्टोरिंग, फोर्स रिस्टोरिंग। ठीक है, अब ये क्या हुआ? तो स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया गया? इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स, यानी जो स्ट्रेस है उसको क्या लिखा जाएगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स रिस्टोरिंग पर यूनिट एरिया। और ये फोर्स कौन सा होगा? इस फोर्स कैसा है? ये परपेंडिकुलर होगा इस पे। कैसा होगा? परपेंडिकुलर, फोर्स रिस्टोरिंग। गलत याद रखना, ये फोर्स एक्सटर्नल नहीं होगा। कौन सा फोर्स लेंगे यहाँ पर स्ट्रेस में? रिस्टोरिंग फोर्स। हालांकि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, कौन सी पोजीशन होगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। यहाँ लिख देता हूँ, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में 99% कैसा होगा? 99% कैसा होगा कि जो एफ आर जो है वो एफ एक्सटर्नल के होगा। ठीक है, पर कभी भी एक्सटर्नल फोर्स में कौन सा फोर्स लिखा जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स ही लिखा जाएगा। बात समझ में आई? 99% केस में एफ एक्सटर्नल बराबर होगा रिस्टोरिंग फोर्स के, 1% नहीं होगा। वो बात करेंगे हम अगले लेक्चर में, ऐसा क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या है? वो फोर्स है पर यूनिट एरिया पे जो उसमें क्या लेके आएगा? चेंज लेके आएगा। ठीक है, स्ट्रेस इज व्हाट? फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इक्विलिब्रियम पोजीशन में एफ एक्सटर्नल ये बराबर होता है, पर हर बार हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं रखेंगे। हम कौन सा फोर्स कंसीडर करेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम ऐसा मान लेंगे कि यही रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। क्लियर है बात? चलिए, आज के लिए काफ़ी है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक एंजॉय करिए, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि, और अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।